यह रानी का पोपट नीलकंठ की कहानी का दूसरा भाग है। इसे सुनने से पहले कहानी का पहला भाग जरूर सुनें। कहानी बहुत ही रोचक और लंबी है। दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सौम्यपुर पहुंचने के बाद रत्नावली ने नीलकंठ को कभी पिंजरे में नहीं रखा। उसने स्पष्ट कह दिया था, जिसे मैंने मित्र बनाया है उसे मैं कैद नहीं कर सकती। रत्नावली के कक्ष के ठीक बाहर राजमहल के बगीचे में एक विशाल आम का पेड़ था। वह पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी डालियां रत्नावली के कक्ष की खिड़की तक पहुंचती थी। उसी पेड़ पर रत्नावली ने नीलकंठ के लिए एक सुंदर, सुरक्षित और खुला घोंसला बनवाया। अब हर सुबह जब रानी रत्नावली खिड़की खोलती तो सबसे पहले नीलकंठ की आंखें उनसे मिलती। कभी वह मधुर स्वर में बोलता, कभी बस चुपचाप देखता और कभी पंख फड़फड़ाकर जैसे कहता, मैं यहीं हूं। समय बीतता गया। रत्नावली बड़ी होने लगी। अब वह केवल एक राजकुमारी नहीं रही। वह धीरे धीरे राज्य के कार्यों में भी भाग लेने लगी। राजनीति, न्याय, कर व्यवस्था, सीमाओं की सुरक्षा, इन सब विषयों को वह गंभीरता से समझने लगी। और इन सभी बैठकों में नीलकंठ भी उसके साथ रहने लगा। नीलकंठ अब केवल एक तोता नहीं था। वह वर्षों तक राजसभा में बैठा, मंत्रियों की बातें सुनी, सेनापतियों की योजनाएं देखीं और दरबार की राजनीति को समझने लगा। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी हाव भाव को पढ़ लेना। अगर कोई मंत्री झूठ बोलता तो उसकी आंखों की चाल नीलकंठ से छिपती नहीं थी। अगर कोई अलग रणनीति मन में रखकर कुछ और कहता तो नीलकंठ उसके स्वर के उतार चढ़ाव से ही समझ जाता। वह तुरंत रत्नावली की ओर देखता, हल्की सी गर्दन घुमाता या पंख सिकोड़ लेता और रत्नावली समझ जाती। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि राजकाज के कई निर्णयों में रत्नावली नीलकंठ की सलाह लेने लगी। कभी वह अकेले में उससे पूछती, तुम्हें क्या लगता है, यह मंत्री सच बोल रहा था? और नीलकंठ शांत स्वर में उत्तर देता, शब्द सच्चे थे लेकिन नियत नहीं। इन सलाहों से राज्य के निर्णय अधिक सटीक होने लगे। अन्याय कम हुआ, षड्यंत्र पकड़े जाने लगे और सौम्यपुर पहले से अधिक समृद्ध होने लगा। पर जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। राजसभा के कुछ मंत्री और विशेष रूप से सेनापति इस बात से असंतुष्ट होने लगे। उनकी आपस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक पक्षी राजकाज में दखल दे रहा है, रानी उसके संकेतों पर फैसले लेती है। क्या राज्य अब एक तोते के इशारों पर चलेगा? उनका मानना था कि रानी की समझ पर नीलकंठ का अत्यधिक प्रभाव हो गया है। उन्हें यह मित्रता राज्य के लिए खतरा लगने लगी। और यहीं से सौम्यपुर की कहानी ने एक नया खतरनाक मोड़ लेना शुरू किया। सौम्यपुर बाहर से जितना शांत और समृद्ध दिखाई देता था, अंदर से उतना ही बेचैन होता जा रहा था। रानी रत्नावली अब केवल राजकुमारी नहीं रही। राज्य के नियम, न्याय, कर व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा, इन सभी विषयों में उनकी समझ गहरी होने लगी थी। और इस पूरे समय नीलकंठ सदा उनके साथ रहता। दरबार में बैठकर वह मंत्रियों के शब्दों से अधिक उनकी आंखों की चाल, स्वर का उतार चढ़ाव और हाव भाव को पढ़ता। जहां झूठ होता वहां उसकी दृष्टि ठहर जाती। जहां छल होता वहां उसके पंख सिमट जाते। रानी उन संकेतों को समझ लेती। इसी कारण
सौम्यपुर में अन्याय कम हुआ, गलत निर्णय रुकने लगे और राज्य अधिक सशक्त बनने लगा। लेकिन हर प्रगति सबको सुखद नहीं लगती। असंतोष की चिंगारी। दरबार समाप्त होने के बाद कुछ मंत्रियों के चेहरे पर असंतोष साफ दिखाई देने लगा, विशेषकर एक मंत्री और सेनापति। उन्हें लगता था कि रानी अब उनकी नहीं, एक पक्षी की बात अधिक सुनने लगी है। रात के समय राजमहल के एकांत कक्षों में उनकी गुप्त बैठकें होने लगी। यदि यह यूं ही चलता रहा, सेनापति ने कहा, तो हमारा महत्व समाप्त हो जाएगा। एक तोता राजकाज समझे, यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है? मंत्री ने तीखे स्वर में कहा। वही निर्णय हुआ। नीलकंठ को सीधे हटाया नहीं जाएगा, बल्कि धीरे धीरे रानी से दूर किया जाएगा। रानी के मन में संदेह। कुछ दिनों बाद एक मंत्री ने बहुत सावधानी से कहा, महारानी, यह कहना कठिन है, पर प्रजा में कुछ चर्चाएं चल रही हैं। कैसी चर्चाएं? रानी ने पूछा। लोग कहते हैं कि राज्य के निर्णय आप नहीं, आपका पक्षी लेता है। ये शब्द रानी के हृदय में गहरे उतर गए। नीलकंठ ने सब सुना, पर इस बार कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। शीघ्र ही एक सीमावर्ती गांव का मामला दरबार में लाया गया। मंत्री ने भावुक शब्दों में पूरी कहानी प्रस्तुत की। शब्द सच्चे प्रतीत होते थे। नीलकंठ ने मंत्री को देखा, फिर रानी की ओर देखा और शांत रहा। रानी ने स्वयं निर्णय लिया। कुछ ही दिनों बाद सत्य सामने आया। मामले में छल छिपा था। तुरंत मंत्रियों ने कहा, यदि पक्षी ने संकेत दिया होता तो यह भूल न होती। रानी का मन और अधिक उलझ गया। धीरे धीरे नगर में बातें फैलने लगी। रानी स्वयं निर्णय नहीं लेती। राज्य एक पक्षी चला रहा है। यह अशुभ है। कुछ लोग नीलकंठ को ज्ञान का प्रतीक मानते तो कुछ उसे संकट का कारण। सौम्यपुर दो विचारों में बंटने लगा। एक संध्या रानी अपने कक्ष में बैठी थी। खिड़की के बाहर आम का वृक्ष झूम रहा था। क्या मैं गलत कर रही हूँ? रानी ने धीमे स्वर में पूछा। नीलकंठ सामने बैठा रहा। न कोई शिकायत, न कोई आग्रह। उसकी चुप्पी रानी के हृदय को सबसे अधिक पीड़ा दे गई। कुछ दिनों बाद सेनापति घबराया हुआ दरबार में आया। महारानी, सीमा पर विद्रोह की सूचना है। आपकी उपस्थिति आवश्यक है। यह एक सुनियोजित झूठ था। रानी तत्काल राज्य से बाहर चली गई। उसी रात अंधकार में राजमहल के बगीचे में कुछ साए उतरे। आम के वृक्ष की ओर नीलकंठ के घोंसले को नष्ट करने का प्रयास हुआ। नीलकंठ समय रहते उड़ गया, पर लौटकर नहीं आया। अगली सुबह रानी ने खिड़की खोली। वृक्ष था, डालियां थी, पर नीलकंठ नहीं था। उसी क्षण रानी समझ गई, यह केवल एक पक्षी का लुप्त होना नहीं है। यह सौम्यपुर के भविष्य पर छाया हुआ एक गहरा षड्यंत्र है। दूसरे दिन रानी रत्नावली ने दरबार में सख्त आदेश दिया। सैनिक और मंत्री को बुलाया गया और नीलकंठ की खोज शुरू करवाई गई। पूछताछ हुई, बगीचे के हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि नीलकंठ कहाँ गया। नीलकंठ की अनुपस्थिति ने रानी के हृदय को भारी कर दिया। वह उदास रहने लगी। राजकाज में उसका ध्यान कम हो गया। जहां पहले वह हर निर्णय पर नजर रखती थी, अब मंत्री और सेनापति अपने मनमाफिक काम करने लगे। राज्य के कामकाज में धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ गया। रानी को अक्सर अफसोस होता, नीलकंठ खो जाने का, उसका अनमोल साथी और सबसे पुराना मित्र। दूसरी तरफ
नीलकंठ ने दूर उड़कर राज्य के बाहर एक पुराने विशाल वृक्ष पर आश्रय लिया। यह वृक्ष पुराना और घना था, ऐसे कि कोई उसे न देख सके। नीलकंठ ने समझ लिया कि राज्य में जो षड्यंत्र हुआ, वह रानी और उसके बीच का फासला बढ़ाने के लिए था। वह अब पूरी तरह से छिपा हुआ था, किसी की नजर में नहीं आता। फिर भी उसकी बुद्धि और नजर राज्य में चल रही हर घटना पर बनी रही। मंत्रियों और सेनापति की साजिशें, दरबार की बातें, रानी के निर्णय, नीलकंठ सब कुछ ध्यान से देखता और समझता रहा। नीलकंठ अपने हृदय में रानी को याद करता। वह सोचता, जीवन में उसके सबसे छोटे पलों से लेकर अब तक रानी ही उसका सच्चा मित्र थी। उसके साथ हंसी, खेल, सुख दुख की बातें सब याद आते। नीलका को यह एहसास हुआ कि रानी के बिना उसका जीवन अधूरा है। लेकिन वह जानता था कि अभी राजमहल लौटने का समय नहीं है। राज्य में षड्यंत्र और खतरे हैं, और रानी की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। इसलिए उसने अपने मन को शांत किया और वृक्ष पर रहकर दूर से सारी घटनाओं को देखता रहा। राज्य की राजनीति को समझता रहा और रानी की सुरक्षा और भलाई के लिए अपने कदमों की योजना बनाता रहा। नीलका का यह समय धैर्य, दूरदर्शिता और राजनैतिक समझ सीखने का भी समय था। वह केवल रानी का मित्र नहीं रह गया, बल्कि राज्य का एक गुप्त प्रहरी बन गया, जो छिपकर सब देखता, सब समझता और सही समय पर अपनी चाल चलने को तैयार रहता। आगे की कहानी पार्ट 3 में सुनेंगे। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।